एपिसोड 131। वेदू का उतावलापन। गिरिजा जी यह भी देख पा रही थी कि मान के लिए वह कितने प्यार से खाना बना रही थी। वेदिक्षी ने हलवे को स्मेल करते हुए कहा, इसकी सुगंध से तो लगता है खाने लायक तो बन नहीं जाएगा। वैसे अगर खाने लायक नहीं बना तो क्या खड़ूस मान नाराज हो जाएगा? गिरिजा जी ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। बनाने वाले के एफर्ट्स और उसका प्यार देखा जाता है। खाने में कमी बत्ती तो होती रहती है। उनकी बात सुनकर वेदू मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद हलवा बनकर तैयार था और अब वेदाक्षी को बस अपने प्यारे पति परमेश्वर का इंतजार था, जिसके लिए उसने ये सारी तैयारियां की थी। अब तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। गिरिजा जी उसका उतावलापन देखकर हंसे जा रही थी। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, तेरे इस तरह चक्कर लगाने से क्या मन जल्दी आ जाएगा? वेदाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, पर चाची माँ हमेशा तो वह जल्दी आ जाता है ना। उसने अभी यह कहा ही था कि बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और इसी के साथ वेदाक्षी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। वह दरवाजे के पास आए और उसे सामने से मान और निर्णय दोनों आते दिखाई दिए। मान ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? तभी पीछे से गिरिजा जी ने आते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही है। पता है इसने हॉल के कितने ही चक्कर लगा दिए होंगे अब तक। मान ने हैरानी से वेदू को देखा और बोला, क्या हुआ है? गिरिजा जी ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ। जिसके लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है वह बात तुम्हें खुद से पता लग जाएगी। मान वेदू को देख रहा था, लेकिन वह तो एकटक बस मान को देखी जा रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था। मान को अजीब लगा, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो कमरे में चला गया और उसके कंधे से अपना कंधे को टकराते हुए बोला, कहाँ खो गई साली साहिबा? वेदू ने उसे देखा और बोली, कहीं नहीं। आप बताओ मेरी दी को कहाँ छोड़ कर आए हो? निर्णय ने उसे देखते हुए गहरी सांस भरी और बोला, तुम्हारी दी अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी है। उसे आने में देर होगी, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। वेदू ने मुंह बनाकर कहा, कैसे पति हो आप? आपको अपनी पत्नी की फिक्र ही नहीं है। इतनी रात गए कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है भला? निर्णय उसे घूरने लगा। क्या मतलब कि अभी सिर्फ 8 बजे थे और वह लड़की उसे इस तरह ज्ञान दे रही थी, और फिर वह भी रुद्रिका के बारे में, जबकि निर्णय से बेहतर रुद्रा को कोई नहीं जानता था। उसने वेदाक्षी को घूरते हुए कहा, एक कान के नीचे लगाऊंगा ना, सारी की सारी एडवाइस एक साथ बाहर निकल आएंगी तेरी, समझी? वेदू ने जल्दी से अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, आगे से नहीं बोलूंगी। ये कहते हुए वह जल्दी से वहां से भाग गई। निर्णय उसकी हरकत पर हंस दिया। उसके लिए वह दूसरी अंशिका थी। जिस तरह अंशिका उसे परेशान करती थी, वैसे ही वेदाक्षी भी थी। वह भी फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मान और निर्णय दोनों नीचे आ चुके थे। चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है, वेदू ने झट से कहा। मान ने उसे देखकर कहा, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? गिरिजा जी ने मुस्कुरा कर कहा, चलो तो। ये कहते हुए उन्होंने सबको डिनर के लिए बुलाया। सिर्फ रुद्रिका वहां नहीं थी। वैसे भी वह देर से आने वाली थी और डिनर करके आती, इसीलिए वह सब लोग डिनर के लिए बैठ चुके थे। वेदू ने जल्दी से मान के लिए हलवा सर्व किया। मान हैरान था, आज तक वह लड़की बैठकर खुद की सेवा करवाती थी। हमेशा उसके लिए कोई ना कोई खाना सर्व करके देता था। ज्यादातर यह काम या तो रुद्रिका करती थी या फिर खुद मान, लेकिन आज वह लड़की माँ के लिए सर्व कर रही थी। मन कुछ हैरान था। उसने अपनी चाची माँ की तरफ देखा और आईब्रोज उचका कर पूछा, आखिर हो क्या रहा है? गिरिजा जी बस मुस्कुरा कर देखते रह गई। वेदू ने जल्दी से मन की प्लेट में हलवे की कटोरी रखी। मान ने उसे देखा और फिर हलवे को। वेदू उसे से बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह अभी एक बाइट लेगा और उसे बताएगा कि हलवा कैसा बना था। तभी निर्णय ने कहा, यार मुझे भी सर्व कर दे, मैं भी तेरा जीजा लगता हूँ। और देख, मैं तेरा इकलौता जीजा हूँ और मैं तेरा इतना ख्याल भी रखता हूँ। तुझे मान की डांट से भी बचता हूँ, तुझे आइसक्रीम भी खिलाता हूँ, चॉकलेट भी ला कर देता हूँ, तो इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकती है ना? वेदू ने मुंह बनाया और बोली, जीजू यार खुद से ले लो। निर्णय ने आंखें फाड़कर उसे देखा और बोला, मान को तो तूने खुद सर्व किया और मुझे बोल रही है खुद से ले लो। बेटा अच्छा नहीं कर रही तू मुझसे पंगा लेकर। वेदू ने मुंह बनाते हुए उसके लिए भी हलवा निकाल दिया और उसे भी कटोरी पकड़ा दी और फिर से मान को देखने लगी। मान अभी भी उस हलवे को देख रहा था। वेदू ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? खाओ तो। मान ने उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, इतनी उतावली हो रही हो?
तुमने बनाया है ना? वेदू ने हड़बड़ाते हुए लड़खड़ाती सी आवाज में कहा। वह मैं नहीं तो। मान उसकी शक्ल देखकर ही पहचान गया था। उसने मुस्कुराते हुए चम्मच उठाए और एक बाइट लिया। वेदाक्षी बड़ी बेसब्री से उसे देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि वह क्या रिस्पांस देगा। मान ने उसे देखा और बोला, अच्छा बना है। फर्स्ट टाइम में काफी अच्छा बना लिया। शुक्र है कि चीनी की जगह चीनी ही डाली है, नमक नहीं डाला। वेदाक्षी ने जैसे ये सुना तो खुश हो गई और जल्दी से उसके पास बैठते हुए अपने लिए भी हलवा निकालने लगी। मान उसकी हड़बड़ी देखकर हंस पड़ा। गिरिजा जी ने मान को देखा और बोली, पता भी है कितनी मेहनत से बनाया है इसने? सिर्फ तुम्हारे लिए। सोचकर देखो, जिस लड़की ने कभी किचन में मैगी के अलावा कुछ बनाया ही नहीं, वह सीधा गाजर का हलवा बना रही है, वह भी अपने पति के लिए। आलोक जी ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, भाई बेटा जी मान गए, काफी अच्छा हलवा बनाया आपने। वेदू ने जल्दी से कहा, थैंक यू चाचू, पर मेहनत तो चाची माँ की थी ना, उन्होंने मुझे बताया। वह सब बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे। सच में सब कुछ ठीक होने के बाद सब लोग काफी खुश थे। मान वेदू को देख रहा था। उसने सामने से चलाकर उसके लिए एक छोटा सा एफर्ट किया था और मान को ये बहुत अच्छा लगा था। खा पी कर वह सब अपने अपने कमरे में चले गए। वेदू जब कमरे में आई तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मान बाहर निकाला। वह शॉवर लेकर आया था। उसने अपनी कमर पर सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। वेदू तो उसे शर्टलेस देखकर देखती रह गई। वह अपनी पलकें तक झलकाना भूल गई थी। मान ने उसे देखा, वह एकटक उसे ही देख रही थी। मान ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और टॉवल सोफे की तरफ फेंकते हुए उसके पास पहुंच गया। उसने अचानक से उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वेदू उसके सीने से आ टकराए और इसी के साथ उसे होश आया कि वह क्या कर रही थी। उसने हड़बड़ाकर मान से दूर होने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसे कसके अपनी बाहों में जकड़ कर रखा था। वेदू ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मान ने उसके करीब होते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, एक बार छोड़ने की हिम्मत कर ली, अब दोबारा हिम्मत नहीं है। अब तो तुम कहो भी तो भी नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हें। वेदू उसे आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मान ने उसके चेहरे के कुछ करीब होते हुए उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए धीरे से कहा, क्या देख रही थी तुम? वह भी इस कदर कि यह भी नहीं देख पा कि मैं तुम्हारे कितने करीब आ चुका हूँ। मान की इतनी करीबी से वेदाक्षी की सांस अटक गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल मान उसे किस कर लेगा। मान को जब एहसास हुआ कि वह सांस भी नहीं ले रही है तो उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर रखा और धीमी सी गहरी आवाज में बोला, सांस लो वेदू। उद्धरण चिन्ह। अचानक से ही वेदाक्षी होश में आए और उसने गहरी सांस भरी। मान ने अपना चेहरा उससे दूर किया और हल्के से हंसकर बोला, क्या ख्याल चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? वेदू ने कुछ भी नहीं कहा, बस अगले ही पल उससे लिपट गई। मान एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने कस के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। मान ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और प्यार से बोला, कितनी बार कहूँ, मैं उस बात को याद नहीं रखना चाहता जो हमें बार बार तकलीफ दे। जो हुआ सो हुआ, अब वैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए उस बात को अपने जहन से अपने दिमाग से निकाल दो। वेदू उसे देख रही थी। तभी मान ने बात बदलते हुए और उसका मूड लाइट करते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, हलवा काफी अच्छा बना था। मुझे नहीं पता था कि तुम हलवा भी बन सकती हो, वह भी मेरे लिए। ये तो मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। वेदू ने चाहत कर कहा, तुम्हें पसंद आया ना? मैं बहुत डर रही थी, मुझे लगा पता नहीं कैसा बना होगा, अगर अच्छा नहीं बनता तो। मन ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, तो भी मैं पूरा खा लेता, उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी? ये कहते हुए उसने उसके नाक पकड़ हल्के से खींच दी। वेदाक्षी ने नाक चढ़ाते हुए अपने नाक सहलाए और फिर बोली, कोई चीज अच्छी नहीं बनती तो कैसे खा लेते? तुमने प्यार से बनाई ना, इसलिए। मान ने उसे जवाब देते हुए कहा। उसकी बात पर वेदू मुस्कुरा दी। मान ने कवर्ड की तरफ जाकर अपनी टी शर्ट निकाली और बोला, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, काफी लेट हो गया है। वेदू जल्दी से फ्रेश होने चली गई और फिर दोनों आराम से सो गए। एपिसोड 132। हनीमून एंजॉय करके लौटना। मान ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और प्यार से बोला, कितनी बार कहूँ, मैं उस बात को याद नहीं रखना चाहता जो हमें बार बार तकलीफ दे। जो हुआ सो हुआ, अब वैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए उस बात को अपने जहन से अपने दिमाग से निकाल दो। वेदू उसे देख रही थी।
तभी मान ने बात बदलते हुए और उसका मूड लाइट करते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, हलवा काफी अच्छा बना था। मुझे नहीं पता था कि तुम हलवा भी बन सकती हो, वह भी मेरे लिए। ये तो मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। वेदू ने चाहत कर कहा, तुम्हें पसंद आया ना? मैं बहुत डर रही थी, मुझे लगा पता नहीं कैसा बना होगा, अगर अच्छा नहीं बनता तो। मन ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, तो भी मैं पूरा खा लेता, उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी? ये कहते हुए उसने उसके नाक पकड़ हल्के से खींच दी। वेदाक्षी ने नाक चढ़ाते हुए अपने नाक सहलाए और फिर बोली, कोई चीज अच्छी नहीं बनती तो कैसे खा लेते? तुमने प्यार से बनाई ना, इसलिए। मान ने उसे जवाब देते हुए कहा। उसकी बात पर वेदू मुस्कुरा दी। मान ने कवर की तरफ जाकर अपनी टी शर्ट निकाली और बोला, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, काफी लेट हो गया है। वेदू जल्दी से फ्रेश होने चली गई और फिर दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह सब लोग नाश्ता करने साथ बैठे थे। तभी निर्णय ने कहा, मान एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। मान उसकी तरफ देखने लगा तो निर्णय बोला, मनाली में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं। तो मैं चाहता था एक बार तुम जाकर अच्छे से जगह और सारी चीज दिखाओ ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। मान ने उसे अजीब तरह से देखा और बोला, उसके लिए हम गौरव को भेज देंगे, इसमें मेरा जाना क्या जरूरी है? निर्णय का मन तो कर रहा था कि अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। रुद्रिका ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, तुम्हारा जाना जरूरी है मान, इसलिए तुमसे कहा जा रहा है ना। और वैसे भी गौरव अभी बुआ के साथ बिजी है, इसीलिए तुम ही चले जाओ। निर्णय बहुत क्विक डिसीजंस लेता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह जल्दबाजी में कोई गड़बड़ करे। वेदू को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वह नाश्ता कर रही थी। हालांकि उनकी बातें वह सुन रही थी, लेकिन फिर भी उसे उनके बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए वह चुप थी। आलोक जी ने कहा, सही तो है मन, वैसे भी तुम जो डिसीजन लेते हो सोच समझकर सारी बातें जांच पर कर लेते हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ही चले जाओ। सब लोगों के बार बार कहने पर मान गया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं हो आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तभी निर्णय तुरंत बोला, अब जब तुम जा ही रहे हो तो वेदू को भी अपने साथ ले जाओ। मान ने उसे अजीब तरह से देखा, वह तो काम की सिलसिले में जा रहा था ना, तो इसमें बीच में वेदू कहाँ से आ गई थी? वही वेदू ने जब अपना नाम सुना तो सिर उठाकर निर्णय की तरफ देखा और फिर बाकी सबको देखने लगी। वह इतनी देर आराम से अपना खाना खा रही थी, लेकिन अपना जिक्र सुनकर वह उन सबको देखने लगी। तभी रुद्रा ने कहा, बात तो सही है, तुम वहां रहोगे तो इसका भी मन नहीं लगेगा, और वैसे भी अभी तो तुम दोनों की गाड़ी लाइन पर आई है, एक काम करो दोनों ही चले जाओ, और मैं तो कहती हूँ वह काम तो सिर्फ 1-2 दिन का है, उसके बाद आराम से घूम घाम के हनीमून एंजॉय करके लौटना। मान ने उसकी बात सुनी तो उसका खाना उसके गले में ही अटक गया और उसे खांसी आने लगी। वेदाक्षी ने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया। मान ने पानी पीते हुए एक नज़र वेदू को देखा और फिर रुद्रिका को देखते हुए आंखों ही आंखों के इशारों से बोला, क्या यार सबके सामने सोच समझकर बोला करो। लेकिन रुद्रा ने उसकी आंखों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तभी गिरिजा जी बोली, मैं रुद्रिका की बात से सहमत हूँ, अब तुम दोनों जा ही रहे हो तो घूम फिर के आना, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वेदू ने अपनी पलकें झपकाते हुए जल्दी से कहा, क्या मनाली जा रहे हैं? इस वक्त वहां पर स्नोफॉल हो रहा होगा ना? मुझे स्नोफॉल देखना है, मैं जाऊंगी। मान ने उसे देखा और बोला, मुझे नहीं लगता इस वक्त स्नोफॉल के चांसेस है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है और उसमें भी ठंड इतनी आई नहीं है जितना तुम स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रही हो। वेदू ने उसे पप्पी आइज के साथ देखते हुए कहा, प्लीज ले चलो ना, मैं कौन सा किसी बच्चे की तरह तुमसे चिपक के जा रही हूँ, या फिर तुम्हें मुझे गोद में उठाना होगा? मुझे सिर्फ स्नोफॉल देखना है, क्या पता मेरी किस्मत हुई मैं स्नोफॉल देख पाऊँ तो। आलोक जी ने मान को देखा और बोले, अब जब वह इतना कह रही है तो मान जाओ ना। और सही तो कह रही है वह, कौन सा तुम्हारा काम के बीच दखलंदाजी करेगी? वैसे भी सिर्फ 2 दिनों का काम है, बाद में आराम से घूम फिर के आना और उसे भी घुमाना। अब मान मना नहीं कर पाया और उसने हामी भर दी। उसकी हाँ सुनते ही वेदू खुश हो गई। उन सब ने नाश्ता किया और फिर मान उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे वेदू भी कमरे में पहुंच गई, यहाँ तक कि रुद्रिका और निर्णय भी मान के पीछे पीछे उसके कमरे तक आ चुके थे। मान ने उन तीनों को देखा और बोला, अब क्या क्या चाहिए तुम तीनों को? तभी उछलते कूदते अंशिका भी वहां आ गई। इन दिनों वह अपने कॉलेज के सेमेस्टर में बिजी थी, इसलिए उसकी शैतानियां कुछ काम हो रही थी।
लेकिन आज जब हनीमून वाली बात चली थी तो वह ऐसा मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। मान ने उसे देखा और गहरी सांस भरकर बोला, अब तुझे क्या चाहिए? अंशिका ने जल्दी से कहा, शॉपिंग। उसकी बात सुनते ही वह चारों अंशिका को देखने लगे। तो अंशिका जल्दी से बोली, आप हनीमून पर जा रहे हो ना? तो भाभी को शॉपिंग नहीं करवा कर लाओगे? उनके पास कपड़े होने चाहिए ना घूमने के लिए, जो वह पहन कर जाएंगी। मान ने उसे देखा और बोला, मनाली में ठंड है, उसे ऐसी कोई भी ड्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। वह जो पहनेगी उसे ओवरकोट पहनना पड़ेगा, इसलिए क्यों पैसे वेस्ट करना? वेदू ने हैरानी से मन को देखा। क्या ये वही आदमी था जो उसके बिना कहे उसे जबरदस्ती शॉपिंग करवाता था? और आज वह उससे यह कह रहा था। अब तो वेदाक्षी को शॉपिंग करनी ही थी। उसने उसे देखा और बोली, क्यों नहीं करूंगी, मैं तो शॉपिंग करूंगी। मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कुछ तो ढंग का पहनूंगी ना। और तुम ओवरकोट की बात कर रहे हो, मेरे पास वह भी नहीं है, मुझे वह भी लेकर आना है। रुद्रिका हैरानी से अपनी बहन को देख रही थी। उसकी बहन शॉपिंग के लिए मान गई थी। इनफैक्ट वह सामने से चलाकर यह बात बोल रही थी कि उसे शॉपिंग करनी है। ये तो अजूबे से कम नहीं था, वरना वह भी जानती थी कि वेदाक्षी आलसियों की तरह घर पर पड़े रहना प्रेफर करती थी बजाय शॉपिंग के। लेकिन आज वह सामने से यह बात बोल रही थी। ये तो सच में अजूबा था। मान ने उसे देखा और बोला, पर तुम्हें तो कभी भी शॉपिंग करना पसंद नहीं ना? वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, पर मुझे शॉपिंग करनी है। जब मैं कह रही हूं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? देखो खड़ूस मान, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे शॉपिंग करनी है। तभी निर्णय बोला, यही तो मैं कह रहा था, काफी दिन हो गए, चल ना यार, मुझे भी अपने लिए सामान खरीदना है। मान ने उसे घूरते हुए एक लुक दिया, मनो कहना चाह रहा हो तुझे और सामान खरीदना है? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? लेकिन सच तो ये था कि अब मान मना नहीं कर सकता था। वह सब लोग शॉपिंग पर जाना चाहते थे और मान की अब यहाँ पर एक भी नहीं चलने वाली थी, इसलिए उसने आखिर में हाँ कर दी। अंशिका और वेदू तो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और निर्णय भी बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से आ जा। लेकिन रुद्रा वही खड़ी थी। मान ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, तुम नहीं जा रही? रुद्रिका ने मुस्कुरा कर कहा, जानबूझकर किया ना ये? मान ने नजरें चुराए और बोला, मैंने क्या जानबूझकर किया? रुद्रिका ने हल्के से हंसते हुए कहा, समझने लगे हो उसे? मनाने का अच्छा तरीका था वैसे। उसकी बात सुनकर मान हंस दिया। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, चलो चलते हैं। और वह दोनों भी बाहर निकल आए। सब लोग शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। वेदाक्षी ने जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया और बोली, मैं पीछे नहीं बैठूंगी। निर्णय ने मान को देखा और कंधे उचकाते हुए बोला, तू ड्राइव कर, मैं तो पीछे बैठूंगा। ये कहते हुए वह आराम से बैक सीट पर बैठ गया। उसके पास रुद्रिका और अंशिका भी बैठ गई और मान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और वह सब शॉपिंग के लिए निकल गए। इधर नित्या की नींद खुली और उसने खुद को किसी अनजान जगह पाया। वह एकदम से घबरा कर चौंक कर उठ गई। उसने इधर उधर देखा, ये घर उसका तो नहीं था और उसके लिए पूरी तरह से अनजान था। ये देखकर वह काफी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक से कहाँ आ गई थी। वह तो रात में अपने दोस्तों के साथ थी ना, फिर अचानक से वह यहाँ कैसे आई? एपिसोड 133 ड्रंक नित्या। रुद्रिका ने हल्के से हंसते हुए कहा, समझने लगे हो उसे? मनाने का अच्छा तरीका था वैसे। उसकी बात सुनकर मान हंस दिया। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, चलो चलते हैं। और वह दोनों भी बाहर निकल आए। सब लोग शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। वेदाक्षी ने जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया और बोली, मैं पीछे नहीं बैठूंगी। निर्णय ने मान को देखा और कंधे उचकाते हुए बोला, तू ड्राइव कर, मैं तो पीछे बैठूंगा। ये कहते हुए वह आराम से बैक सीट पर बैठ गया। उसके पास रुद्रिका और अंशिका भी बैठ गई और मान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और वह सब शॉपिंग के लिए निकल गए। इधर नित्या की नींद खुली और उसने खुद को किसी अनजान जगह पाया। वह एकदम से घबरा कर चौंक कर उठ गई। उसने इधर उधर देखा, ये घर उसका तो नहीं था और उसके लिए पूरी तरह से अनजान था। ये देखकर वह काफी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक से कहाँ आ गई थी। वह तो रात में अपने दोस्तों के साथ थी ना, फिर अचानक से वह यहाँ कैसे आई? नित्या के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने अपने कपड़े देखे और गहरी सांस भरी। उसने रात वाले कपड़े पहने थे। इसका मतलब था कि कुछ गलत तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हुआ क्या था? और वह इस घर में कैसे आई? और यह घर किसका था?
ये सवाल उसके दिमाग से जा नहीं रहे थे। वह उठी और बाहर आई। उसे किचन में से कुछ आवाज आती सुनाई दी। वह उस तरफ बढ़ गई। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। उस शख्स ने कहा, ठीक है गोरी, तुम बस एक बार सर का शेड्यूल फिक्स कर दो। आज की जो भी मीटिंग है वह बाद के लिए शिफ्ट कर दो। सर आज ऑफिस नहीं आ रहे। एक्चुअल में शाम तक उनको अर्जेंटली मनाली निकालना है, तो जो छोटी मोटी मीटिंग्स है जो मेरे अंडर हो सकती है उन्हें दोपहर के लिए शेड्यूल कर दो। मैं आ जाऊंगा, और बाकी अगर कोई क्लाइंट ना माने तो निर्णय सर से बात करके सारी मीटिंग्स उनके अंडर दे दो। दोपहर तक वह भी आ जाएंगे। उधर से गोरी ने ओके कहा और फोन रख दिया। नित्या उसे शख्स की आवाज सुनकर हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, क्या मैं गौरव के घर पर हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपने दोस्तों के साथ थी ना। आखिर हुआ क्या था? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है कि उसे कुछ भी याद आ जाए। वह जल्दी से गौरव की तरफ बढ़ गई। गौरव को जब उसके कदमों की आहट सुनाई दी तो बिना पलटे ही बोला, उठ गई तुम? वेट करो। ये कहते हुए उसने एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ा और वह गिलास नित्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये पी लो, सर दर्द में आराम रहेगा। नित्या उसे हैरानी से देख रही थी। गौरव उससे नजरें नहीं मिला रहा था। उसे अजीब लग रहा था। वह आदमी उसकी हरकतों पर उसे घूरकर देखता था और आज तो यहाँ पता नहीं क्या ही हो गया था कि गौरव उससे नजरें तक नहीं मिला रहा था। उसने उसके हाथ से वह गिलास लिया और धीरे से बोली, मैं यहाँ कैसे आई? रात को क्या हुआ था? मैं तो अपने दोस्तों के साथ थी ना। उसकी बात सुनकर गौरव को रात की बातें याद आने लगी, जबकि नित्या उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। जबकि गौरव रात की बातें सोचने लगा था। फ्लैशबैक। गौरव ने उस वेटर से मास्क और कपड़े ले लिए थे और अब वह खुद सारा ऑर्डर लेकर उस रूम में पहुंचा जहां नित्या अपने दोस्तों के साथ थी। उसने सब टेबल पर रखा और आदित्य ने अपने दोस्तों को देख कहा, लो भाई हमारा खाना तो आ गया। फिर उसने वाटर को देखा जो कि गौरव ही था और बोला, शैंपेन और वाइन का भी कहा था, वह कहाँ रह गई? गौरव ने जल्दी से आवाज बदलते हुए कहा, जस्ट अ सेकंड सर, और यह कहते हुए वापस बाहर निकल गया। उसने किसी को खुद पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होने दिया था। वह बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वह खुद ही वेटर हो। थोड़ी देर बाद वह शैंपेन और वाइन की बोतल लेकर आया और वाइन और शैंपेन को गिलास में पो कर दिया। नित्या ने उसे देखा और बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे बस एक कोल्ड ड्रिंक ला दो। मैं ड्रिंक नहीं करती। गौरव ने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है इतनी अकल तो है इस लड़की में कि कहाँ पर पीनी है और कहाँ नहीं। उसने हामी भरी कि तभी आदित्य बोला, कम ऑन यार नित्या, हम इतने टाइम बाद सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तुम आज भी पीने से मना कर रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रिया ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ नित्या, और वैसे भी क्या जा रहा है यार, थोड़ी सी, सिर्फ एक गिलास की तो बात है। हम सब यहाँ पर पियेंगे और तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठे रहोगी, इसमें मजा थोड़ी ना आएगा। राहुल ने भी तुरंत उन दोनों की साइड ले ली। नित्या के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। गौरव ने मन ही मन उन सबको कोसते हुए कहा, साला बिगड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जब वह कह रही है उसे नहीं पीनी तो क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की? और यह मोहतरमा, इसे कुछ समझ आता है या नहीं? अब तक बेवकूफ़ों की तरह यहाँ बैठी है। अपना स्टैंड लेना इसको दूसरों के सामने तो बखूबी आता है, और यहाँ पर ये लोग इसे जबरदस्ती शराब पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं तब चुपचाप बैठी है। गौरव को नित्या की हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त गौरव बिना कुछ कहे चुपचाप रह गया। आदित्य ने उसे जब वही खड़े देखा तो बोला, तुम यहाँ क्या खड़े हो? जाओ यहाँ से। गौरव वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। उसे नित्या की टेंशन हो रही थी। आदित्य को लेकर पहले ही उसकी गट फीलिंग्स उसे बार बार आगाह कर रही थी कि वह लड़का ठीक नहीं, और इस वक्त वह लड़का नित्या के बगल में बैठा था। लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। वह रूम के बाहर तो आ गया, लेकिन अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह अंदर कैसे जाए। उसे नित्या की टेंशन हो रही थी। इधर राहुल ने जाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और वह सब आराम से स्नैक्स के साथ अपनी वाइन और शैंपेन एंजॉय करने लगे। नित्या वाइन को अवॉइड कर रही थी, हालांकि आदित्य ने उसे पढ़कर जबरदस्ती एक गिलास पूरा पिला दिया। नित्या ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर दिया तुमने? मुझे नहीं पीनी थी, मुझे नहीं पसंद है। अब तो जो दौर शुरू हुआ। आदित्य जबरदस्ती उसे पकड़कर पिलाने लगा था। नित्या उसे बार बार दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदित्य जिद पर अड़ा हुआ था। वह मन नहीं रहा था। इधर गौरव बाहर चैन से नहीं बैठ पा रहा था। अचानक ही वह खड़ा हुआ और फिर से उसने जाकर दरवाजा खोला।
और अंदर आ गया। सब लोगों ने अचानक से उसे वहां देखा तो आदित्य चिढ़कर बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? कहा था ना बाहर जा, फिर से अंदर क्यों आया? गौरव ने एक नज़र नित्या को देखा और फिर आदित्य को देखते हुए बोला, बस पूछने आया था कि आपको कुछ और चाहिए या नहीं। ये कहते हुए उसकी नज़र लगातार नित्या पर बनी हुई थी, जो नशे की हालत में झूल रही थी। यहाँ तक कि उसकी हालत उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। आदित्य ने तुरंत कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, परेशान मत कर। ये कहते हुए उसने नित्या को पकड़ा और फिर से उसे पिलाने को हुआ कि नित्या अब भी नशे की हालत में भी उसे खुद से दूर हटाते हुए उसके हाथ से उसे गिलास को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तभी अचानक गौरव ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने घूरकर गौरव को देखा। गौरव ने अपना मास्क हटाते हुए कहा, हाथ हटा। आदित्य ने उसे घूरा और बोला, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? हाथ हटा अपना। गौरव ने गुस्से में आकर एक जोरदार पंच उसके गाल पर दे मारा। आदित्य का चेहरा एक तरफ झुक गया। वहीं नित्या ने गौरव को देखा तो जल्दी से उठी और लड़खड़ाते हुए बोली, गौरव, गौरव तुम आ गए। ये कहते हुए उसने अपने कदम गौरव की तरफ बढ़ाए, लेकिन अचानक ही वो लड़खड़ा गई। गौरव ने उसे तुरंत संभाल लिया। नित्या ने उससे चिपकते हुए कहा, तुम आ गए। तुम सिर्फ कहते हो कि तुम्हें मेरी टेंशन नहीं है, तुम्हें मेरी चिंता है, तभी तो तुम यहाँ आए हो। गौरव ने उसे संभालते हुए कहा, चलो हम घर चलते हैं। नित्या तो तैयार थी, लेकिन आदित्य ने उससे नित्या को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ उसे और जा यहाँ से। है कौन तू बीच में पने वाला? गौरव ने टेबल पर पड़ी शराब की बोतल को फोड़ते हुए आदित्य की तरफ किया और उसकी कॉलर पकड़कर उसके गले पर वह बोतल रखकर बोला, अगर एक कदम भी बढ़ाया ना तो ये बोतल मुझे तेरे आर पार करने में जरा वक्त नहीं लगेगा, और याद रखना नित्या से जितना हो सके उतना दूर रहना। अगर फिर से कभी तुझे उसके आसपास देखा ना तो मुझे तेरी जान लेने में बिल्कुल वक्त नहीं लगने वाला। आदित्य ने घबराते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? जानता भी है मैं कौन हूँ। गौरव ने उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तू मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और तू यह नहीं जानता है कि यह किसकी बेटी है, इसका भाई कौन है। अगर पता होता तो ऐसी घटिया हरकत कभी ना करता, 4 बार सोचता, और अभी शुक्र मना कि इस वक्त ये ऐसी हालत में है। मैं इसे इस तरह छोड़कर तुझसे लड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन इसका बदला मैं तुझसे लूंगा। ये कहते हुए उसने नित्या को कमर से थामा और बोला, ध्यान रखना, इसके आसपास नजर मत आ जाना मुझे, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। ये कहते हुए उसने अगले ही पल नित्या को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वहां से लेकर निकल गया। नित्या तो उसकी बाहों में सो चुकी थी, उसे तो होश भी नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं। गौरव उसे लेकर घर आया और उसे आराम से सुला दिया। नित्या सुकून से सो चुकी थी। गौरव जबकि एकटक उसे देखे जा रहा था। ये लड़की सच में खुद चलती फिरती मुसीबत थी, और मुसीबत को अट्रैक्ट करना उसका फेवरेट काम था। गौरव ने गहरी सांस लिए और चेंज करने चला गया। एपिसोड 134। गौरव ने उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तू मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और तू यह नहीं जानता है कि यह किसकी बेटी है, इसका भाई कौन है। अगर पता होता तो ऐसी घटिया हरकत कभी ना करता, 4 बार सोचता, और अभी शुक्र मना कि इस वक्त ये ऐसी हालत में है। मैं इसे इस तरह छोड़कर तुझसे लड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन इसका बदला मैं तुझसे लूंगा। ये कहते हुए उसने नित्या को कमर से थामा और बोला, ध्यान रखना, इसके आसपास नजर मत आ जाना मुझे, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। ये कहते हुए उसने अगले ही पल नित्या को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वहां से लेकर निकल गया। नित्या तो उसकी बाहों में सो चुकी थी, उसे तो होश भी नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं। गौरव उसे लेकर घर आया और उसे आराम से सुला दिया। नित्या सुकून से सो चुकी थी। गौरव जबकि एकटक उसे देखे जा रहा था। ये लड़की सच में खुद चलती फिरती मुसीबत थी, और मुसीबत को अट्रैक्ट करना उसका फेवरेट काम था। गौरव ने गहरी सांस लिए और चेंज करने चला गया। वो चेंज करके आया और सोफे पर ही सो गया। फ्लैशबैक एंड इधर मान, वेदु और सभी मॉल पहुंच गए थे। वेदु अंदर जाते ही रुद्रिका और अंशु को लेकर सीधा विमेन्स सेक्शन में घुस गई, और मान और निर्णय वहीं रह गए। मान ने निर्णय की तरफ देखा तो निर्णय झेप गया। उसने अपने सर के पीछे के बाल सहलाए। वही मान ने कार पार्क करके कहा, मतलब हम क्या यहाँ बस इन्हें ड्रॉप करने के लिए और इनके ड्राइवर बन कर आए हैं? निर्णय ने उसकी बात पर सर झुका लिया और फिर दोनों अंदर की तरफ चले गए। निर्णय रुद्रिका के पास जा पहुंचा तो रुद्रिका ने उसे देखकर कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? यह विमेन सेक्शन है,
और हम लेडीज यहाँ शॉपिंग कर रही हैं। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, हाँ तो मैं भी तो लेडी का ही मैन हूँ। अब तुम क्या पहनोगी मुझसे? पूछती ही हो ना, तो शॉपिंग में भी तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ही होगी ना। उसकी बात सुनकर रुद्रा ने उसे घूरा तो निर्णय ने हाथ खड़े करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। वही मान जो कि बड़े ही बेमन से सब देख रहा था, अचानक से उसका ध्यान उसके पास के एक कपल ने खींच लिया। उसने देखा उसके पास खड़ा कपल था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी नई नई शादी हुई थी अभी, पर दोनों में प्यार बहुत था। देखकर ही पता चल रहा था। मान का ध्यान उनकी बातों ने खींच लिया। वो लोग भी शायद हनीमून की ही शॉपिंग कर रहे थे। वह लड़का अपनी पत्नी को नाइटी लेने के लिए कह रहा था और वह लड़की शर्मा रही थी। मान उनकी बातों को सुनकर सोच रहा था कि क्या वेदू भी शॉपिंग में यही लेने आई है। ये ख्याल आते ही उसने इस तरफ देखा जहां वेदू रुद्रा और अंशु के साथ शॉपिंग कर रही थी। पर वो लोग तो साड़ियाँ वगैरह की शॉपिंग कर रहे थे और कुछ वेस्टर्न भी ट्राई कर रही थी। मान ने सर हिला दिया, पर अचानक ही उसके मन में एक ख्याल आया। उधर दूसरी तरफ जहां वेदू शॉपिंग कर रही थी वहां पर अलग ही हंगामा मचा हुआ था। अंशु को एक ड्रेस पसंद आई थी। उसने वह ड्रेस जैसे ही थामनी चाही, किसी ने उसे लेते हुए कहा, इसे पैक कर दो। अंशु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने उसे देखा और कहा, अबे ओए, ये मेरी है, मैंने इसे पहले पसंद किया था। अंशु की बात पर उस लड़की ने मुड़कर उसे देखा और कहा, ओ रियली, सो व्हाट, मैंने इसे खरीद लिया, तो अब तुम क्या कर लेगी? अंशु को उस घमंडी लड़की को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, कर तो मैं बहुत कुछ लूंगी, पर मुझे अभी ये ड्रेस चाहिए। और इसकी क्या कीमत लोगी तुम? उस लड़की ने अंशु की बात पर उसे घूरकर ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसकर उसका मजाक उड़ाती हुई बोली, और रियली, कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी है तुमने? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे कोई भी कीमत दे सको। और ये ड्रेस वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आ गई है मेरे लिए, तो इसकी कीमत देने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। उसकी बात सुनकर अंशु को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका मन कर रहा था कि वह अपने सामने खड़ी इस लड़की के सारे बाल नोच ले। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसी घमंडी गर्लफ्रेंड रखने वाले लड़के की पसंद तो घटिया ही होगी, मुझे चाहिए भी नहीं ये, अब रख लो तुम ही। उसका गुस्सा देखकर उस लड़की ने कहा, ओ हेलो, खुद को समझती क्या हो, इतना मत ऐठो, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में, समझी? अब अंशु का भी दिमाग खराब हो गया था। उसने भी उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ रियली, कर क्या लोगी तुम? हाँ, चुपचाप अपनी ड्रेस उठाओ और चलती बनो यहाँ से, आए बड़ी। उस लड़की ने अब उखड़ते हुए उसके कंधे पर मारते हुए चिल्लाकर कहा, व्हाट द हेल। उस लड़की ने अंशु को कुछ ज्यादा ही जोर से धक्का दे दिया था। वह पीछे की तरफ लड़खड़ा गई तो किसी ने उसे थाम लिया। उसने मुड़कर देखा और तभी सामने वाली लड़की ने कहा, वेट, ड्रॉप हर, शी इंसल्टेड मी। निया, स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या तरीका है किसी के साथ पब्लिक प्लेस पर बिहेव करने का? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहता कहीं भी, वेद ने गुस्से से कहा। और फिर उसने अंशु को खड़ा करते हुए कहा, आप ठीक हो? अंशु ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाया और 2 कदम पीछे हट गई। तभी वहां रुद्रा और वेदू भी आ गए और उन्होंने उसे रोक दिया। वेदू ने पूछा, क्या हुआ अंशु, तुम ठीक हो? तभी निया ने बीच में कहा, इस बच्ची को घर पर रखो या एक टॉफी देकर साथ रखा करो। ऐ, बच्ची किसे कहा? मैं बच्ची नहीं हूँ, निया की बात पर अंशु ने कहा। तभी उसकी बात के बीच में ही वेद ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अंशु ने उसकी तरफ देखा और दोनों की आंखें मिली तो एक पल को दोनों ही थम से गए थे, सबसे बेखबर। तभी रुद्रा ने अंशु से कहा, अंशु चलो यहाँ से, ऐसे हर किसी से मत भिड़ जाया करो। उसकी आवाज़ सुनकर वेद और अंशु दोनों की तंद्रा टूटी और दोनों को एहसास हुआ कि वह कैसे एक दूसरे के नैन मिलाप में अटक गए थे। तो दोनों ने हो ऑकवर्ड फील करते हुए हल्के से एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों को ही एक अजीब सा एहसास हुआ। अंशु को लग रहा था कि उसने इस लड़के को पहले भी देखा है। कुछ देर बाद रुद्रा और अंशु मिलकर वेदू को एक ब्लैक कलर की नाइटी लेने को कह रही थी और वेदू उसे देखकर शॉक में थी। उसने कहा, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? रुद्रा ने उसे देखकर कहा, बिल्कुल नहीं, तो फिर तुम लोग मुझे ये क्यों दिलाना चाहती हो? वेदू ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। अंशु ने उसे देखकर कहा, ताकि आप और मान भाई का स्पेशल क्वालिटी टाइम और ज़्यादा स्पेशल हो जाए। हाँ, पर इसे पहनकर फ़ायदा क्या है? क्या छुपेगा और क्या ही दिखेगा? पहली बात, इसमें कुछ छुपेगा ही नहीं, और कपड़े पहनने का बेसिक रूल ही है कि खुद को ढक सकें।
और ये उस रूल को कहीं से भी पूरा नहीं कर रहा है। वेदु ने अजीब तरह से उस नाइटी को देख मर कहा। रुद्रा ने उसका मासूम रोना चेहरा देखकर कहा, लड़कियां हनीमून पर ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, तुम चुपचाप इसे पैक करवाओ। अरे पर, वेदु कहती ही रही पर रुद्रा ने उसे चुप करा दिया। वही दूसरी तरफ मान कब से कंफ्यूज था कि आखिर करे क्या। दरअसल वह वुमेन लॉन्जरी काउंटर पर खड़ा था और उसने लगभग 10 नाइटी देख ली थी पर उसे एक भी समझ नहीं आ रही थी, पर वह वेदु के लिए एक लेना चाहता था। उसने परेशान होकर खुद से ही कहा, यार ये इतना मुश्किल क्यों है। तभी उस आदमी ने जो उसे नाइटी दिखा रहा था उसने कहा, सर ये देखिए ये सबसे लेटेस्ट है और मैडम जी बहुत खुश हो जाएंगी ये देखकर। मान ने देखा तो ये एक पीच कलर की सिल्क की लॉन्ग नाइटी था जिसमें राइट लेग पर थाइस तक का डिजाइन था और ओवर रोब जैकेट भी थी उसमें एक। ये वेदु पर सच में खूब जचती। मान ने तुरंत कहा, ठीक है इसे पैक कर दो। मान ने उसकी पेमेंट करते हुए बार बार आसपास देखा कि कोई उसे ये लेते हुए देख न ले। फिर वह जल्दी से कार मंगाया और उसे अपने लैपटॉप बैग में डालकर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ वेदु, रुद्रा और अंशु शॉपिंग कर रहे थे जब अचानक रुद्रा को ऑफिस से कॉल आए और उसने कॉल पिक किया तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने सीरियस होकर से कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद वह वेदु की तरफ मुड़ी तो उसे इतनी ज्यादा सीरियस देखकर वेदु ने पूछा, क्या हुआ दी, आप ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? रुद्रा ने सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं बस ऑफिस से कॉल था, कुछ अर्जेंट आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा, तुम आराम शॉपिंग करो। कहकर वह जाने लगी तभी सामने से आ रहा निर्णय उसे दिखा। निर्णय ने उसे देखा और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों, कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम? उसकी बात पर रुद्रा ने कहा, नहीं बस ऑफिस से कॉल थी, कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। निर्णय ने तुरंत कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रुद्रा ने उसे देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। फिर निर्णय और रुद्रा वहां से चले गए। कुछ वक्त बाद रुद्रा अपने ऑफिस में थी और उसे बताया गया कि प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई थी। प्रेजेंटेशन वाली फाइल किसी ग्लिच के कारण पूरी तरह से खराब हो गई थी। रुद्रा के माथे पर बल पड़ गए। उसने जब चेक किया था तो सब कुछ ठीक था, तो फिर अचानक ये सब होने का एक ही मतलब बनता था कि किसी ने तो फोल्डर्स और डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ की थी। पर किसने, कौन कर सकता था ऐसा? एपिसोड 135। गौरव का नित्या को समझाना। उसके बाद वह वेदु की तरफ मुड़ी तो उसे इतनी ज्यादा सीरियस देखकर वेदु ने पूछा, क्या हुआ दी, आप ठीक तो हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? रुद्रा ने सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं बस ऑफिस से कॉल था, कुछ अर्जेंट आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा, तुम आराम शॉपिंग करो। कहकर वह जाने लगी तभी सामने से आ रहा निर्णय उसे दिखा। निर्णय ने उसे देखा और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों, कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम? उसकी बात पर रुद्रा ने कहा, नहीं बस ऑफिस से कॉल थी, कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। निर्णय ने तुरंत कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रुद्रा ने उसे देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। फिर निर्णय और रुद्रा वहां से चले गए। कुछ वक्त बाद रुद्रा अपने ऑफिस में थी और उसे बताया गया कि प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई थी। प्रेजेंटेशन वाली फाइल किसी ग्लिच के कारण पूरी तरह से खराब हो गई थी। रुद्रा के माथे पर बल पड़ गए। उसने जब चेक किया था तो सब कुछ ठीक था, तो फिर अचानक ये सब होने का एक ही मतलब बनता था कि किसी ने तो फोल्डर्स और डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ की थी। पर किसने, कौन कर सकता था ऐसा? इधर नित्या गौरव को देख रही थी और उसके जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन गौरव ने उसकी बात को यूं ही टाल दिया और कोई जवाब नहीं दिया। नित्या को अजीब लग रहा था। उसे डाउट होने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्या उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी? वह नहीं समझ पा रही थी आखिर हुआ क्या था। गौरव ने नित्या को देखा और बोला, तुम तैयार हो तो चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। मान सर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, मेरा वर्कलोड बढ़ने वाला है, सो प्लीज इन दिनों मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाकी तुम्हें अगर वैसे जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगा। नित्या ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? कम से कम बताओ तो सही। मैं अपने दोस्तों के साथ थी और उसके बाद जब सुबह उठी तो अचानक से तुम्हारे घर पर। देखो गौरव, जो भी है मुझे सच सच बताओ, मैं ये ड्रामा और हैंडल नहीं कर पाऊंगी। गौरव ने गहरी सांस भरी और बोला, तुम याद करने की कोशिश करो, जब याद आ जाए तो मुझे भी बता देना। बाकी बस इतना कहूंगा कि अपने उन फालतू के दोस्तों से दूर रहो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उसकी यह बात सुनकर नित्या हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी।
वह क्या कह रहा था? भला उसे अपने दोस्तों से दूर रहने की क्यों जरूरत थी? वह अपने दोस्तों से कभी कभार ही तो मिलती थी, और गौरव इसमें भी उसे सबसे दूर रहने के लिए कह रहा था। इससे पहले कि नित्या उससे कोई सवाल करती कि गौरव ने उसे देखा और बोला, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बाकी तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह मुझसे अलग है। तुम जैसे चाहे, जो चाहे डिसीजन ले सकती हो, लेकिन हाँ, इंसानों को परखने की समझ भी होनी चाहिए। तुम्हारा बचपना अपनी जगह ठीक है, लेकिन वह बचपना किसी एक ऐसे इंसान के लिए होना चाहिए जो उसे टैकल कर सके, ना कि ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हारे उसी बचपन का फायदा उठाए। समझी? गौरव की यह बात सुनकर नित्या और ज्यादा हैरान थी। उसे जो अब तक शक था वह भी यकीन में बदल चुका था कि जरूर कुछ तो हुआ था जो गौरव उसे बताना नहीं चाहता था। और नित्या इतना भी समझ चुकी थी कि जो भी हुआ था वो उसके दोस्तों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई थी। उसने झट से गौरव का हाथ पकड़ा और बोली, क्या हुआ था? तुम मुझे साफ साफ कुछ बताओगे? देखो गौरव, मेरा ना दिमाग खराब हुआ जा रहा है। तुम्हें जो कहना तुम मुझे साफ साफ कह दो। तुम्हें अगर डांटना भी है तुम डांट सकते हो, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगी कि तुमने मुझे क्यों डांटा, लेकिन इस तरह मुझे बीच में सोचने के लिए मत छोड़ो। मैं परेशान हो जाऊंगी, क्या फायदा निकलेगा? गौरव ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी नजरें नित्या पर ही टिकी रह गई। नित्या भी उसके चेहरे को देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन चाहकर भी वह गौरव के चेहरे को पढ़ नहीं पा रही थी। गौरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर रखकर धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, कुछ हुआ नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। तुम्हें उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात को ध्यान रखना, उस आदित्य और अपने उन फालतू के दोस्तों से दूर रहना। नित्या ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, क्या उनमें से किसी ने कुछ किया? मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मुझे बस आखिर तक ये याद है कि आदित्य ने मुझे जबरदस्ती पिलाई थी। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद। गौरव ने गहरी सांस भरी और बोला, वह लड़का आदित्य मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगता। वो तुम्हें क्या लगता है नित्या कि सब लोग तुम्हारे जैसे हैं? तुम जैसा सोचती हो ये दुनिया बिल्कुल वैसी है, तो तुम गलत सोचती हो। ये लोग, ये दुनिया बहुत बुरी है, और बुरी क्या, मैं तो इसे बुराई में भी कंसिडर नहीं करता। ये लोग ही जो तुम्हारी जरा सी चूक का इस कदर फायदा उठाते हैं कि तुम फिर कहीं के नहीं रहते। और वह आदित्य जिसे तुम अपना दोस्त कहती हो, वह तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला रहा था। तुम्हें पता भी है उसका पकड़ना कितना गंदा था। तुम तो होश में नहीं थी, लेकिन मैं तो वही था। मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उस वक्त तुम्हें संभालना ना होता तो मैं उसकी जान ले लेता। ये कहते हुए गौरव की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर नित्या हैरान थी। वही न जाने क्यों एकाएक उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसे नहीं पता था कि कल रात इतना कुछ हुआ था। उसने धीरे से लड़खड़ाती सी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। गौरव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और प्यार से बोला, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें कभी गलत ठहरा ही नहीं सकता। तुम सही थी और सही हो। बस इतना याद रखो कि उन लोगों से दूर रहो जो तुमको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। पहचानना सीखो लोगों को। हर कोई हमारे जैसा अच्छा नहीं हो सकता। हर कोई हमारे जैसा सच्चा भी नहीं हो सकता। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वह वैसा ही हो। किसके मन के भीतर क्या छुपा है ये हम नहीं जान सकते। इसीलिए सामने वाले से हमेशा 2 कदम आगे की सोच कर चलो। अचानक ही नित्या उसके सीने से लग गई। गौरव एक पल को चौंक गया, लेकिन कुछ पल बाद उसने अपने हाथ नित्या के इर्द गिर्द लपेट दिए। नित्या को गौरव की बाहों में एक सुकून के साथ एक हिफाजत महसूस हो रही थी। गौरव से हमेशा उसे पॉजिटिव वाइब्स आती थी। भले ही वह लोगों को पहचानने में गलत होती थी, लेकिन गौरव को पहली नज़र देखते ही उसने उसे बिल्कुल ठीक पहचाना था। गौरव ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सिटी होने की जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। वैसे भी कुछ गलत नहीं हुआ। हो सकता था लेकिन टल गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है। घर पर किसी को मत बताना, सब बेवजह परेशान हो जाएंगे। और जहां तक उस आदित्य की बात है उसे मैं अपने आप देख लूंगा। बस तुम उससे दूर रहना। उसके नंबर, उसका हर एक कांटेक्ट डिलीट कर दो। नित्या ने उसके सीने से लगे हुए ही हाँ में गर्दन हिला दी। गौरव ने उसे खुद से अलग किया और गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। नित्या ने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों वहां से निकल गए।
कुछ तो अलग सा कनेक्शन था उन दोनों का, जो दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। नित्या की तरफ से गौरव उसकी पसंद था, और गौरव की तरफ से तो नित्या उसकी पसंद भी नहीं थी। हाँ, ये था कि वह उसे लेकर प्रोटेक्टिव था, उसे लेकर उसके मन में कोई बुरे ख्याल कभी नहीं आए। नित्या की हरकतें उसे चिढ़ देती थी, लेकिन फिर भी नित्या को तकलीफ में देखना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब जो भी था, जैसा भी था, उन दोनों की कहानी में यहाँ से एक अलग ट्विस्ट शुरू हुआ था। अब बस देखना यह था कि इन दोनों की कहानी कहाँ तक जाने वाली थी। क्या सच में दोनों एक दूसरे की सोलमेट होने वाले थे? गौरव ने नित्या को घर पर ड्रॉप किया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नित्या ने बस हामी भरी और उसे बाय बोलकर अंदर चली गई। गौरव उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अंदर नहीं चली गई, और उसके बाद उसने कार ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। अब जब मान कुछ दिनों तक नहीं आने वाला था, तो सारा काम गौरव के कंधे पर आ चुका था। हालांकि निर्णय ऑफिस कंटिन्यू आने वाला था, लेकिन फिर भी जो मीटिंग मान के अंडर होने वाले थे और जो गौरव संभाल सकता था वह सब गौरव ही अटेंड करता। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी, तो गौरव का बदन वैसे भी बढ़ने वाला था। एपिसोड 136। गौरव की तरफ से तो नित्या उसकी पसंद भी नहीं थी। हाँ, ये था कि वह उसे लेकर प्रोटेक्टिव था, उसे लेकर उसके मन में कोई बुरे ख्याल कभी नहीं आए। नित्या की हरकतें उसे चिढ़ देती थी, लेकिन फिर भी नित्या को तकलीफ में देखना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब जो भी था, जैसा भी था, उन दोनों की कहानी में यहाँ से एक अलग ट्विस्ट शुरू हुआ था। अब बस देखना यह था कि इन दोनों की कहानी कहाँ तक जाने वाली थी। क्या सच में दोनों एक दूसरे की सोलमेट होने वाले थे? गौरव ने नित्या को घर पर ड्रॉप किया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नित्या ने बस हामी भरी और उसे बाय बोलकर अंदर चली गई। गौरव उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अंदर नहीं चली गई, और उसके बाद उसने कार ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। अब जब मान कुछ दिनों तक नहीं आने वाला था, तो सारा काम गौरव के कंधे पर आ चुका था। हालांकि निर्णय ऑफिस कंटिन्यू आने वाला था, लेकिन फिर भी जो मीटिंग मान के अंडर होने वाले थे और जो गौरव संभाल सकता था वह सब गौरव ही अटेंड करता। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी, तो गौरव का बदन वैसे भी बढ़ने वाला था। रुद्रा अपनी ऑफिस में अपना सर पकड़ कर बैठी थी। निर्णय ने पीछे से आकर उसके सामने एक पानी का ग्लास रखा और उसके कंधे की मसाज करने लगा। इस वक्त वो दोनों ही रुद्रा की केबिन में अकेले थे। रुद्रा ने उसकी आंखों में देखा। रुद्रा की आंखें बहुत ज्यादा थकी लग रही थी। निर्णय ने झुककर उसके माथे को चूम कर कहा, सब ठीक हो जाएगा। रुद्रा ने उसके होंठों की छुअन को माथे पर महसूस करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात के जवाब में फिर रुद्रा बोली, तुम्हें मैजिक पर बिलीव है? ये कहकर उसने आंखें खोलकर निर्णय की आंखों में देखा जैसे मजाक का अक्ष ढूंढ रही हो। निर्णय मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर उसने कहा, आई बिलीव इन यू। यू आर द मैजिक ऑफ माई लाइफ एंड आई नो दैट यू आर द बेस्टेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड। निर्णय ने कहते हुए उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल करते हुए अपनी दोनों आंखें ब्लिंक करके उसे चीयर अप किया। रुद्रा के चेहरे पर उसकी बात सुनकर स्माइल आ गई। उसने कहा, बट आई कांट हैंडल दिस वन। निर्णय ने उसके हाथों को थाम कर कहा, देयर इज नथिंग दैट यू कांट हैंडल, रिमेंबर। रुद्रा ने हाँ में हल्के से सर हिला दिया तो निर्णय ने आगे बढ़कर दोबारा से उसके सर को चूम लिया। रुद्रा ने अपनी सॉफ्टवेयर टीम को पहले ही फाइल रिकवर करने का ट्राई करने का कह दिया था और सभी अपने कामों पर लग भी गए थे। वहीं वो खुद भी उस फाइल को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश नाकाम थी। तभी उसकी असिस्टेंट ने दूर पर नॉक किया तो निर्णय तुरंत सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। रुद्रा ने उसे अंदर आने का कहा। उसने अंदर आते हुए उसे कहा, माम, आई एम सॉरी लेकिन क्लाइंट मान नहीं रहा है, प्लीज़ उन्हें आपसे बात करनी है। रुद्रा ने उसे देखा और फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है, उन्हें बोलो कि मैं आ रही हूँ। रुद्रा ने अपना कोट वापस पहना और उसकी असिस्टेंट चली गई थी, तो निर्णय ने उसके बाल ठीक किए और फिर उसके गाल पर हल्के से किस करके उसे ऑल द बेस्ट कहा और बोला, तुम कर लोगी। आई नो, रुद्रा ने सर हिलाकर कहा, मैं ट्राई करूंगी। निर्णय ने फिर उस पर प्राउड करने वाली एक स्माइल दी और दोनों ऑफिस से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। वहां क्लाइंट सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्रा ने सबसे पहले उन्हें ग्रीट किया और रिक्वेस्ट करते हुए उसने हेड से कहा, डेविड, आई एम टेरिबली सॉरी but I need time. There is some really major problem came out of nowhere, but believe me, I'll try my best to fix it as soon as possible. उसकी बात पर डेविड का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने कहा, I never expected this from your Rudrika. You were never like this. You never did any mistake.
And at this point you are asking for time. You already very well aware that we didn't have time. उद्धरण चिन्ह। डेविड की बात पर रुद्रिका ने सर झुका लिया और कहा, I am ashamed for it. But please I need time. David, you know me. I will definitely find out a way to come out of this. डेविड उसकी बात पर उसे देखता है और कहता है, Just because you're asking for the first time I will give you 20 hours. Do it. रुद्रिका जहां उसे खुशी से देख रही थी, वही निर्णय उसे देखकर हैरान था और उसने रुद्रिका से कहा, 20 घंटे। रुद्रा, 20 घंटे तो बहुत कम है, इतने में तूने प्रेजेंटेशन भी नहीं बन पाएगी। रुद्रिका ने उसकी तरफ देखा और उसे शांत रहने का कहा और डेविड की तरफ मुड़ी तो डेविड ने उसे आईब्रो उच्च कर देखा और पूछा, एनी प्रॉब्लम? रुद्रिका ने तुरंत अपने होठों पर मुस्कान फैलते हुए सर हिला दिया और कहा, नो, नॉट एट ऑल, एक्चुअली थैंक्स अ लॉट। डेविड ने भी उसकी बात पर सर हिला दिया और फिर सबके साथ चला गया। रुद्रिका ने उसके जाने के बाद राहत की सांस ली और फिर धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसे देखते हुए निर्णय ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, और अब इतने कम टाइम में कैसे करोगी? मेरे समझ नहीं आता कि ये लड़कियों का दिमाग सारे डिसीजन लेते टाइम चला कहा जाता है। रुद्रिका ने उसकी बात पर आराम से कहा, शुक्र करो जहां भी जाता है, वरना तुम्हारे साथ शादी का डिसीजन तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। निर्णय ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वो तो है। पर अगले ही पल उसे समझ आया हो कि रुद्रा ने क्या कहा और वह उसे घूरते हुए बोला, मतलब मुझमें क्या कमी है? बोलो, हैंडसम, केयरिंग, स्मार्ट सब तो हूँ, और मुझसे नहीं तो किससे करती शादी, बताओ मुझे। रुद्रा ने उसे देखा और चिढ़कर बोली, हाँ सब हो सिवाय अक्लमंद के। निर्णय का मुंह खुला का खुला रह गया। ये उसकी बीवी उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर जाती थी। निर्णय ने उसे देखा और कहा, आए ये लड़की, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती, पति परमेश्वर होता है। रुद्रिका ने उसकी बात पर उसे मुड़कर देखा और पलकें लगातार ब्लिंक करती हुई बोली, अच्छा तो फिर कैसे कह सकती हूँ कमअक्ल पति देव जी। निर्णय ने उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, तुमसे अच्छी तो वो कह ही रहा था कि रुद्रिका ने उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा, ये वो कौन है? उसके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन देखकर निर्णय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, वो स्पेशल है, उसका नाम लेकर मैं उसे बदनाम नहीं करने वाला। रुद्रा ने आंखें सिकोड़कर उसकी आंखों में देखा और दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। रुद्रा ने अब भी उसकी कॉलर पकड़ रखी थी और वह बोली, मिस्टर निर्णय, जब तक ये वो है तब तक ठीक है, अगर कहीं सच में आ गई तो उसे क्या तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगी रुद्रिका। निर्णय हंस पड़ा और उसने गहरी सांस छोड़ी और उसने कहा, क्या तुम थोड़ी दूर होगी? तुम इस वक्त बेहद हॉट लग रही हो और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, खासकर तुम्हारे पास। रुद्रिका ने उसकी बात पर एकदम से उसका कॉलर उसे धक्का देकर छोड़ दिया। निर्णय अपना कॉलर ठीक करने लगा और रुद्रिका उसे देख रही थी। कैसा लड़का था वो जो हमेशा उसका मूड डाइवर्ट कर देता था, पर उसने खुद को समेटा और प्रोजेक्ट पर फोकस किया। निर्णय ने फिर उसे देखकर कहा, वैसे तुम करने क्या वाली हो? न्यू प्रेजेंटेशन बनाने वाली हूँ, रुद्रिका ने आराम से कहा और अपनी ऑफिस की तरफ चल दी। निर्णय की आंखें फिर से बड़ी हो गई और उसने कहा, रुद्रा। वह भी उसके पीछे गया। उसने उसके ऑफिस में जाकर कहा, आर यू सीरियस? यस, रुद्रिका ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा। नो रुद्रा, तुम समझ रही हो, इतनी देर हो चुकी है, इतने कम वक्त में तुम कैसे कोई न्यू प्रोजेक्ट कर पाओगी? तुम्हारा दिमाग सच में ठीक नहीं है। 20 घंटे? रुद्रा, इतनी जल्दी कुछ भी तैयार करना मुश्किल है। रुद्रा ने उसकी बात पर उसे देखा और बोली, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, और बैकअप प्लान नाम की भी एक चीज होती है। निर्णय ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बैकअप है? उसकी बात पर रुद्रिका ने सर हिलाकर कहा, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने ये तैयार करने की कोशिश की। कहते हुए उसने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। वो प्रेजेंटेशन का एक रफ इमेज था। निर्णय ने उसे देखा और कहा, पर ये रफ है। रुद्रा ने सर हिलाया और कहा, हमें इस पर बहुत काम करना होगा। निर्णय ने उसकी बात पर उसके पास बैठते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। निर्णय के सवाल पर रुद्रा ने उसे देखा और हक करके बोली, मैंने कभी तुम्हें मेरी हेल्प करने से मना नहीं किया। निर्णय ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उस पर टिकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। रुद्रा ने उसे और कसकर हक कर लिया, तो इस बार निर्णय ने भी उसे कसकर हक कर लिया और रुद्रा ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, थैंक यू मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए। उसकी बात पर निर्णय ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये तो मेरा काम है। बाय द वे, हम आगे का घर कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तुम्हारे पास इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा ना। रुद्रा उससे दूर हुई और उसने उसे मारते हुए उसे घूर कर देखा। एपिसोड 137। क्योंकि इस बार हम अकेले हैं ना। रुद्रिका ने सर हिलाकर कहा, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रहे थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने ये तैयार करने की कोशिश की। कहते हुए उसने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। वो प्रेजेंटेशन का एक रफ इमेज था। निर्णय ने उसे देखा और कहा, पर ये तो रफ है। रुद्रा ने सर हिलाया और कहा, हमें इस पर बहुत काम करना होगा। निर्णय ने उसकी बात पर उसके पास बैठते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। निर्णय के सवाल पर रुद्रा ने उसे देखा और हक करके बोली, मैंने कभी तुम्हें मेरी हेल्प करने से मना नहीं किया। निर्णय ने आंखें बंद करके अपना चेहरा उस पर टिकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। रुद्रा ने उसे और कसकर हक कर लिया। तो इस बार निर्णय ने भी उसे कसकर हक कर लिया और रुद्रा ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, थैंक यू मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए। उसकी बात पर निर्णय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा काम है। बाय द वे, हम आगे का घर कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तुम्हारे पास इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा ना। रुद्रा उससे दूर हुई और उसने उसे मारते हुए उसे घूर कर देखा। निर्णय ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, मैं परेशान नहीं करूंगा अब, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि हम ये काम कंप्लीट कर ले। रुद्रिका ने गहरी सांस भरी और बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी सीट पर जाकर बैठते हुए कहा, मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ, बस उम्मीद करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। उद्धरण चिन्ह। हालांकि निर्णय जानता था कि 20 घंटे उस प्रेजेंटेशन को फिर से बनाने के लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि रुद्रिका ने इससे पहले जो प्रेजेंटेशन बनाई थी वह उसने 3 महीनों में बनाई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए वह काफ़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन अब जब लास्ट टाइम आ चुका था तो अचानक से प्रेजेंटेशन में गड़बड़ होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और सोचने वाली बात यह थी कि गड़बड़ हुई कैसे और किसने की, लेकिन ये सब बात की बातें थी। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना था, वह भी सिर्फ 20 घंटे के अंदर। यूं तो शायद वह लोग मान की मदद भी ले लेते, लेकिन मान शाम को मनाली निकल रहा था और रुद्रा और निर्णय दोनों ही उसे रोकना नहीं चाहते थे। वजह थी वेदाक्षी और उसका रिश्ता। कम से कम इस बहाने ही वह दोनों अकेले रहते साथ रहते हैं तो एक दूसरे को बेहतर समझते, शायद अपने रिश्ते में आगे बढ़ते। इसलिए उन दोनों ने इस सिचुएशन से खुद ही निपटने का सोचा। इधर वेदू और मान घर पहुंचे और आते ही अपनी पैकिंग में लग गए। खैर यह कहना गलत था कि दोनों अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि वेदाक्षी तो आते ही बेड पर पसरकर सो चुकी थी, इसलिए तो वो कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। उसे थकान बहुत होती थी और शॉपिंग के नाम से तो वह वैसे ही थक जाती थी। इस बार तो मान की बात काटने के लिए वह शॉपिंग पर गई थी और आते ही थककर सो भी गई। मान ने उस लड़की को देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए नामे गर्दन हिलाकर बोला, क्या करूं इसका? खैर ऑप्शन कोई था नहीं, इसलिए उसने अपनी और वेदू की पैकिंग स्टार्ट कर दी। अचानक से वेदू हड़बड़ा कर उठी। उसने अपनी आंखें मसली और मान को देखा जो अपने कपड़े बैग में डाल रहा था। वेदू ने उसे देखते हुए जल्दी से हड़बड़ा कर कहा, सॉरी, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता लगा, मैं हेल्प करती हूँ ना पैकिंग में। ये कहते हुए वह उठी और मान की हेल्प करने लगी। मान उसे देख रहा था, वह अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। मान ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। वेदू उसके सीने से आ टकराए। मान ने उसकी कमर पर अपने हाथ बांधते हुए धीरे से कहा, नींद आ रही है तुम्हें? वेदू ने झट से नामे गर्दन हिलाए और बोली, नहीं, वह तो पता नहीं कैसे आंख लग गई। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसके माथे को चूम कर बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है, अगर कुछ रह रहा है तो तुम देख लो, और बाकी मैं अपना कर ही रहा हूँ, इसलिए इतना कुछ रहा नहीं है। वेदू ने उस सूटकेस को देखा जो पैक हो चुका था। उसने एक बार सब कुछ चेक किया। मान ने उसकी जरूरत का सारा सामान डाला था। वेदू के होठों पर एक मुस्कान आ गई। यह आदमी उसे कभी भी सरप्राइज करने से नहीं चूकता था। उसने मान को देखा और बोली, तुम थकते नहीं हो क्या? मेरा सारा काम तो तुम करते हो, मैं करती क्या हूँ सारा दिन बैठकर, आराम, खाना पीना, सोना, बस यही सब। मान ने उसे देखा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम यही सब करो, मेरे लिए वही काफ़ी है।
क्योंकि तुम्हारे नखरे उठाने के लिए मैं हूँ। वेदू को उसकी यह चीजी लाइन सुनकर हंसी आ गई और उसने उसके गाल को चूम कर कहा, अच्छा ठीक है, समझ गई। मान मुस्कुरा दिया। उसने वेदू को छोड़ा और फिर से अपनी पैकिंग करने लगा। वेदू ने उसे देखा, फिर बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहते हुए वह जल्दी से किचन में भाग गई। वह किचन में आए और उसने चाय बनाने के लिए पतीला चढ़ाया। तभी वहां पर अंशिका आई। अंशिका ने अपनी भाभी को देखा तो जाकर उसे पीछे से पकड़ते हुए बोली, भाभी पैकिंग हो गई क्या आपकी? वेदाक्षी ने पलटकर उसे देखा और बोली, डरा दिया तुमने मुझे। क्या करती हो तुम? अंशिका ने अपनी आईब्रो उचकाए और उसे चिढ़ाते हुए बोली, इसमें डरने जैसा क्या है? आप देखो, आपको ऐसे पकड़ना या तो मेरा काम है या फिर भाई का। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई तीसरा आपको इस तरह पकड़ भी सकता है। वेदू ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? अंशिका ने दांत दिखाते हुए कहा, अब हम तो दोस्त हैं ना, इतना तो चलता है। वैसे आप मुझे ये बताओ, आपने वह नाइटी रखी है या नहीं? सच कह रही हूँ, भाई के तो होश उड़ जाएंगे आपको नाइटी में देखकर। मुझे पता है पिछली बार आपने मेरा प्लेन फ्लॉप कर दिया था। इस बार ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने वह सब आपको पहनने के लिए दिलवाया है तो पहनना, और हाँ, एक दो सेक्सी फोटोज मुझे भी शेयर कर देना। वेदू ने उसे घूरते हुए कहा, एक कान के नीचे लगाऊंगी तुम्हारे। बहुत बिगड़ गई हो, सीखती कहाँ से हो ये सब तुम? मुझ मासूम सी बच्ची को मिलकर सब परेशान कर देते हैं। अंशिका उसकी शक्ल देखकर हंसते हुए बोली, देखो भाभी, आप कितनी ही मासूम बन जाओ, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं मानने वाली हूँ। वेदू ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया। तभी ऊपर से मान ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, वेदू कहाँ रह गई तुम? वेदाक्षी ने जल्दी से चाय कप में छानते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, तुम अपनी बकवास करने के लिए किसी और को ढूंढ लो। ये कहते हुए वह जल्दी से चाय लेकर चली गई। अंशिका ने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा और बोली, उम्मीद करूंगी इस बार यह ट्रिप आप दोनों के लिए यादगार हो। शाम को वेदू और मान दोनों मनाली के लिए निकल चुके थे। मान को वहां 2 दिन का काम था और बाकी के 5-7 दिन वह घूम फिर कर आराम से आने वाले थे। वेदू तो हद से ज्यादा खुश थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, यूं तो तुम्हें घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर इस बार इतनी खुश कैसे हो तुम? वेदू ने उसकी बाहों में अपनी बाह डालते हुए उसके कंधे पर सिर टिकाकर कहा, क्योंकि इस बार तुम और मैं अकेले हैं ना, और तुम्हें टेंशन की भी जरूरत नहीं है। इस बार मैं रुद्रा दी के नाम की रट भी नहीं लगाऊंगी, और इस बार तो मैं तुमसे भागूंगी भी नहीं और लड़ाई भी नहीं करूंगी। वेदू उसे एक के बाद एक रीजन गिनवा रही थी और मान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। इधर ही कियारा के पास किसी का फोन आया। उसने कॉल पिक किया तो उधर से एक लड़की की आवाज आई, मैंने आपका कहा काम कर दिया था मैम, पर रुद्रिका मैंने अपने क्लाइंट से कुछ वक्त मांगा है। उद्धरण चिन्ह। कियारा ने बेसब्र होकर कहा, तो क्या क्लाइंट मान गया? उस लड़की ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं मैम, वह इंटरनेशनल क्लाइंट है तो ऑब्वियस सी बात है वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फिर भी उन्होंने रुद्रिका मैम को 20 घंटे का टाइम दिया है। अगर इस 20 घंटे में रुद्रिका मैम ने फिर से फाइल रिकवर कर ली तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। कियारा ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता है वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें मैंने इसी बात के तो पैसे दिए हैं। अगर वह चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती। ना तो वह उस फाइल को रिकवर कर सकती हो, ना ही अपना प्रेजेंटेशन फिर से तैयार कर सकती है। अब कल ये टेंडर मेरे नाम पर उठेगा और मैं उस रुद्रिका को दिखाऊंगी कि बिजनेस करना किसे कहते हैं। वैसे भी उसी ने कहा था ना कि बिजनेस का रोल काउंटर अटैक है। इस बार यह काउंटर अटैक मेरी तरफ से हुआ है, लेकिन कियारा ये भूल चुकी थी कि यह काउंटर अटैक नहीं बल्कि धोखा था जो उसने किया था। खैर, अब होना क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था, लेकिन इस वक्त तो रुद्रिका और निर्णय मिलकर परेशानी से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। एपिसोड 138। मैं सो गई थी, प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा? कियारा ने बेसब्र होकर कहा, तो क्या क्लाइंट मान गया? उस लड़की ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं मैम, वह इंटरनेशनल क्लाइंट है तो ऑब्वियस सी बात है वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फिर भी उन्होंने रुद्रिका मैम को 20 घंटे का टाइम दिया है। अगर इस 20 घंटे में रुद्रिका मैम ने फिर से फाइल रिकवर कर ली तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। कियारा ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता है वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें मैंने इसी बात के तो पैसे दिए हैं। अगर वह चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती।
ना तो वह उस फाइल को रिकवर कर सकती हो, ना ही अपना प्रेजेंटेशन फिर से तैयार कर सकती है। अब कल ये टेंडर मेरे नाम पर उठेगा और मैं उस रुद्रिका को दिखाऊंगी कि बिजनेस करना किसे कहते हैं। वैसे भी उसी ने कहा था ना कि बिजनेस का रोल काउंटर अटैक है। इस बार यह काउंटर अटैक मेरी तरफ से हुआ है, लेकिन कियारा ये भूल चुकी थी कि यह काउंटर अटैक नहीं बल्कि धोखा था जो उसने किया था। खैर अब होना क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था, लेकिन इस वक्त तो रुद्रिका और निर्णय मिलकर परेशानी से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। रुद्रिका और निर्णय देर रात को घर लौटे। दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन इस वक्त आराम करना उनके नसीब में नहीं था, और अगर वह आराम करते हैं तो जाहिर सी बात थी कि प्रेजेंटेशन चाह पर भी पूरा नहीं हो पाता। वह दोनों जाकर जल्दी से फ्रेश हुए और निर्णय ने अपने और रुद्रा के लिए खाना गर्म किया। घर में तो सब लोग सो चुके थे और मान और वेदक्षी मनाली के लिए जा चुके थे। निर्णय ने खाना गर्म किया और कमरे में ले आया। रुद्रिका अभी भी अपने लैपटॉप पर लगी हुई थी। निर्णय उसके पास आया और उसे देखकर बोला, पहले खाना खा लो रुद्रा, उसके बाद काम करना। रुद्रिका ने लैपटॉप में ही ध्यान देते हुए कहा, इतना टाइम नहीं है निर्णय, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन निर्णय भला उसके बिना कैसे खाता। वह उसके पास जाकर बैठ गया और उसने एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रुद्रा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा तो निर्णय ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ, इस तरह हम दोनों का काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। अब निर्णय रुद्रिका को खाना खिला रहा था और वो अपना काम कर रही थी। साथ में निर्णय खुद भी खाना खा रहा था और बीच बीच में उसके प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हुए उसे कुछ आइडिया बता रहा था। खाना खा लेने के बाद निर्णय ने प्लेट साइड में रखी और हाथ धोकर आया और अपना लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन का सेकंड हाफ प्लान करने लगा। वह दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। बिजनेस में वह दोनों राइवल थे, लेकिन इस घर में, इस कमरे में और एक दूसरे के सामने वह पति पत्नी थे। और निर्णय अपना वही फर्ज निभा रहा था, उसे अपनी पत्नी को इस प्रॉब्लम से निकालना था और इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। रुद्रिका की गर्दन दर्द करने लगी थी। वह कब से उस लैपटॉप के सामने बैठी थी। निर्णय ने उसे देखा और उसकी कमर के पीछे पिलो अरेंज किया और बोला, आराम से बैठो, काफी देर हो गई है तुम्हें लैपटॉप पर काम करते हुए। रुद्रा ने गहरी सांस भरी और बोली, और हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के बारे में सोचने का। वैसे भी कल दोपहर को मीटिंग है, उससे पहले हमें ये सब कंप्लीट करना होगा। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से चूम कर बोला, हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। निर्णय का बस इतना कहना ही यह रुद्रा को हिम्मत दे गया था। उसने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी तो और दोनों फिर से काम में लग गए। रुद्रिका काम करते करते कब सो गई उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। निर्णय ने उसकी तरफ देखा और उसे सोते देखकर वह हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से उसके गाल को सहलाया और उसे ठीक से लेटाते हुए बोला, जानता हूँ काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी उतनी ही जरूरी है। ये कहते हुए उसने उसका लैपटॉप साइड किया और उसे ठीक से चादर उड़ा कर सुला दिया। अब निर्णय खुद उसका लैपटॉप लेकर बैठ चुका था और आगे की प्रेजेंटेशन अब वो रेडी कर रहा था। रुद्रिका आराम से सो चुकी थी और निर्णय अभी भी काम में लगा हुआ था। लगभग सुबह 5 बजे निर्णय की आंख लगी और वह वैसे ही बैठे बैठे सो गया। लैपटॉप अभी भी ऑन था, लेकिन तभी अचानक रुद्रिका का फोन बजा और उसने हड़बड़ा कर उठते हुए फोन उठाया। अलार्म बज रहा था जो वह रोज के लिए सेट करके रखती थी। उसने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ओह नो, 5 बज गए, मैं सो कैसे गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया, प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। वह टेंशन में आ गई थी। उसने फोन साइड रखा और अपने बगल में देखा। निर्णय बैठे बैठे सो रहा था और लैपटॉप खुला हुआ था। रुद्रा ने उसको ठीक से लेटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद खुल गई। वैसे भी रुद्रिका से कहाँ ही उसका बोझ संभलता। निर्णय ने नींद भरी आंखों से उसे देखा और बोला, क्या हुआ। रुद्रिका अचानक से निर्णय के गले लग गई। निर्णय ने उसे अपने एक हाथ से थामते हुए कहा, क्या हुआ। रुद्रा ने धीरे से कहा, मैं सो गई थी, प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा अब। निर्णय ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, टेंशन की बात नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट डन, बस एक बार तुम देख लो, अगर कुछ चेंजमेंट का तुम्हें लग रहा है तो कर लो, बाकी मैंने कर दिया है, अब प्रोडक्ट तुम्हारा है, मुझसे बेटर तुम जानती हो। रुद्रिका ने उसे हैरानी से देखा तो निर्णय ने कहा, मैंने कहा था ना सब हो जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, देखो अभी तो 5 बजे है, तुम्हारे पास अभी भी 6 घंटे बाकी है,
देखा जाए तो 14 घंटे में हमने सब कुछ कर लिया। रुद्रिका ने उसे नम आंखों से देखा और बोली, तुम नहीं होते तो यह नहीं होता ना। थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये टेंडर उठाना बहुत जरूरी था और ये प्रेजेंटेशन भी। मैं बता नहीं सकती कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। निर्णय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और धीरे से बोला, आई नो कि ये बिजनेस तुम्हारी जान है, उसके लिए तो तुम मुझसे भी लड़ सकती हो, और तुम्हारे बिजनेस को कोई हार्म करे यह मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। ना तो मैं खुद ऐसा करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। निर्णय ने उसे देखा और बोला, तुम आराम से 2-3 घंटे सो सकती हो, अभी हमारे पास वक्त है, और अगर पहले प्रेजेंटेशन चेक करना चाहती हो तो वह भी कर सकती हो। अब सुकून की नींद टाओ प्रेजेंटेशन के बाद ही आएगी। तुम सो जाओ थोड़ी देर। मुझे पता है तुमने सारी रात जागकर ये काम किया है, इसलिए तुम आराम करो। रुद्रा ने उसे देख कहा। ये कहते हुए रुद्रिका ने निर्णय की गोद से लैपटॉप उठा लिया और सब कुछ चेक करने लगी। निर्णय मुस्कुराते हुए लेट गया। उसे सच में इस वक्त थोड़ी नींद की जरूरत थी, ऊपर से उसकी कमर भी काफी दर्द कर रही थी। थोड़ी देर में निर्णय को नींद भी आ गई। रुद्रिका ने पूरा प्रेजेंटेशन एक बार चेक किया। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था। उसने अब जाकर एक राहत की सांस ली और फिर वक्त देखा, 6:30 हो आए थे। वह जल्दी से उठी और फ्रेश होने चली गई। नहा धोकर तैयार होकर वह बाहर निकली और फिर नीचे चली आई। इधर मान और वेदु होटल पहुंच चुके थे। उन दोनों ने चेक इन किया और अपने रूम में चले आए। वेदु ने वह रूम देखा। काफी प्यारा रूम था। रूम में एक तरफ डबल बेड लगा था और उसके बगल में मिरर और उसके साथ ड्रेसिंग पर कुछ सामान रखा हुआ था। बैग के ठीक सामने काउच रखा हुआ था और एक कॉफी टेबल जिस पर सुंदर सा फ्लावर वाश रखा हुआ था और उसमें वेदु के फेवरेट लिली फ्लावर रखे हुए थे। वेदु ने झट से जाकर एक फूल निकाला और उसे सूंघते हुए बोली, बस ये सबसे प्रीटी है दुनिया में। मान ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, हाँ अभी अभी फ्रेश रखे हैं ना, इसलिए लग रहे हैं। शाम तक उनकी हालत देखना, तुम एकदम मुरझा जाएंगे। वेदु ने उसे देखा और फिर उस फ्लावर को उस वास में लगाते हुए बोली, वैसे खडूस मान, तुम काम के लिए जाने वाले हो, इतनी देर में यहाँ पर क्या करूंगी। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, इसलिए तो मैं तुमको लाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें तो चुल मची थी आने की। मेरी बात तुम कहाँ ही मानती हो। उसकी बात सुनकर वेदु ने मुंह बना लिया। तो मान बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अब रूम से बाहर अकेले मत जाना। पूरा दिन तुम रूम में रहोगी, बालकनी यही आराम से वहां पर बैठो, सो जो करना करो। एक बात का खास ख्याल रखना, बाहर सर्दी है तो गर्म कपड़े पहन के रखना, समझी, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वेदु ने मुंह बनाया और बोली, तुम खुद मुझे बच्चों की जैसे ट्रीट करते हो और फिर मुझे कहते हो कि मैं बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ। तुम्हारी गलतियों है खडूस मान, तुमने मुझे अपने सर पर बैठा रखा है। मान उसे हैरानी से देख रहा था कि तभी वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर तुम जल्दी वापस आओगे। मन ने मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाया और बोला, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मैं वक्त से वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वेदु भी मुस्कुरा दी। वह दोनों फ्रेश हुए और मान अब अपने काम पर जाने के लिए रेडी था। वेदाक्षी ने मान को देखा जिसने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। फॉर्मल शर्ट और पैंट में वह काफी हैंडसम लग रहा था। वेदु की नज़र उस पर से नहीं हट रही थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो। लेकिन वेदु तब जवाब देती जब उसका ध्यान उसकी बातों में होता। उसका ध्यान तो अपने हॉट और एलिगेंट पति पर था। एपिसोड 139, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मान बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अब रूम से बाहर अकेले मत जाना। पूरा दिन तुम रूम में रहोगी, बालकनी यही आराम से वहां पर बैठो, सो जो करना करो। एक बात का खास ख्याल रखना, बाहर सर्दी है तो गर्म कपड़े पहन के रखना, समझी, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। वेदु ने मुंह बनाया और बोली, तुम खुद मुझे बच्चों की जैसे ट्रीट करते हो और फिर मुझे कहते हो कि मैं बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ। तुम्हारी गलतियों है खडूस मान, तुमने मुझे अपने सर पर बैठा रखा है। मान उसे हैरानी से देख रहा था कि तभी वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर तुम जल्दी वापस आओगे। मन ने मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाया और बोला, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मैं वक्त से वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वेदु भी मुस्कुरा दी। वह दोनों फ्रेश हुए और मान अब अपने काम पर जाने के लिए रेडी था। वेदाक्षी ने मान को देखा जिसने फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। फॉर्मल शर्ट और पैंट में वह काफी हैंडसम लग रहा था। वेदु की नज़र उस पर से नहीं हट रही थी।
मान ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? लेकिन वेदू तब जवाब देती जब उसका ध्यान उसकी बातों में होता। उसका ध्यान तो अपने हॉट और एलिगेंट पति पर था। मान ने उसे खोए हुए देखा तो बोला, अब ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? वेदाक्षी ने उसे देखते हुए बिना पल के झपकाए कहा, तुम पर फॉर्मल बहुत ज्यादा सूट करते हैं। अक्सर तुम फॉर्मल ही पहनते हो, पर मुझे आज तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। माम ने मुस्कुराकर उसके करीब होते हुए सरगोशी से कहा, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम कहो तो मैं प्लान कैंसिल कर देता हूँ जाने का। फिर तुम, मैं, ये रूम और बैग, बोलो क्या इरादा है तुम्हारा? वेदू ने उसे हैरानी से देखा। मान ने हंसते हुए उसकी नाक खींची और बोला, मैं होकर आता हूँ, तुम ध्यान रखना खुद का। ये कहते हुए उसने उसका माथा चूम लिया। वेदाक्षी मुस्कुरा दी। मान उससे अलग हुआ और बोला, मैं आता हूँ। ये कहकर वह जाने को हुआ कि वेदू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मान ने पलटकर उसे देखा तो वेदू ने आगे बढ़कर उसका गाल चूमते हुए कहा, आराम से जाना और जल्दी आना। मान के होठों की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई थी। मना ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा और वहां से निकल गया। अब वेदू उस रूम में अकेली थी और क्या करना था यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना और मान का सूटकेस देखा, जो अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा था। उसने सोचा कि क्यों नाम बैठकर यह कपड़े सेट कर लिए जाए। उसने अपना और मान का सूटकेस बेड पर रखा और कपड़ों को कबर्ड में सेट करने लगी। अचानक से उसके हाथ में वह नाइटी लगी, जो अंशिका ने उसे जबरदस्ती दिलवाई थी। वेदू ने मुंह बनाकर कहा, यह अंशु की बच्ची भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। पिछली बार भी उसने मुझे ऐसी नाइटी दिलवाई थी और मान के सामने मुझे कितना अजीब फील हुआ था। एक काम करती हूँ, इसे छुपा देती हूँ। अगर मान ने इसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे एक बार फिर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। इस अंशु की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वेदू ने कुछ सोचा और उस नाइटी को अपने कपड़ों के बीच छुपा कर रख दिया ताकि मान की नज़र उस पर न जाए। उसने जल्दी से सारे कपड़े सेट किए और तभी मान के बैग में उसे एक शॉपर मिला। वेदाक्षी ने उस शॉपर को देखते हुए कहा, इसमें क्या है? वह अभी उसे ओपन करके देखने वाली ही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने वह शॉपर वैसे का वैसा अलमारी में रख दिया और फोन उठाया। यह अंशिका का कॉल था और वेदाक्षी उसके साथ गपशप में लग चुकी थी। इधर रुद्रिका ऑफिस आ चुकी थी। उसने अपने पूरे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा किया। सब लोग जब ऑडिटोरियम हॉल में आ गए तो उसने उन सबको देखते हुए कहा, सबको पता है कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह फाइल करप्ट हो चुकी थी और हमारे पास ऐसा कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। सब लोग उसकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और उनके बीच में मौजूद वह लड़की भी जिसने ये सारा रायता फैलाया था, वह भी क्यारा के कहने पर। रुद्रा ने गहरी सांस ली और बोली, खैर जो हुआ सो हुआ, फिर उसे बदल भी नहीं सकते। फिलहाल तो हमें मीटिंग कैसे भी करके संभालनी है। उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्पफुल रहेंगे। रुद्रिका जानना चाहती थी कि इन सब के पीछे किसका हाथ था और इसीलिए उसने किसी को भी यह नहीं बताया कि उसने दोबारा से प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया है। उसका स्टाफ उसे हर तरह से कुपरत करने को तैयार था। अब एक आध कोई धोखेबाज निकल जाए तो उसके लिए सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता था। रुद्रिका ने उन सबको देखा और बोली, अभी थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि यह टेंडर हमारी कंपनी को मिले, क्योंकि यह टेंडर हमारी कंपनी के लिए एक बूस्टर पॉइंट होगा जो हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी जितनी भी उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं इस तरह से अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मेरे पीछे आप सबकी उम्मीद जुड़ी है। ये भी मैं जानती हूँ। बस आप सबसे है यही आशा है कि आप हर कदम पर मेरा साथ देंगे। उसके स्टाफ में से एक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए मैम, हम आपके साथ हैं। कल भी आपके साथ थे और आगे भी आपके साथ रहेंगे। आखिर इस कंपनी ने हमें उस वक्त मौका दिया था जब कोई भी हमें मौका देने को तैयार नहीं था। उसके बाद सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वह कॉन्फ्रेंस रूम में थी। डेविड उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था। रुद्रा ने डेविड को देखा, फिर बोली, सबसे पहले तो मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। डेविड ने उसे देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है रुद्रिका, बाकी मैं प्रोफेशनल के अलावा किसी से भी पर्सनल रिलेशंस नहीं बनाता। उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने गहरी सांस भरी। थोड़ी देर में कुछ और कंपनी के लोग भी वहां आ चुके थे। कियारा भी वही थी। ये टेंडर हर कोई अपनी कंपनी के लिए हासिल करना चाहता था। कियारा ने रुद्रिका को देखा और उसे एक लुक दिया, जैसे कहना चाह रही हो तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता।
लेकिन रुद्रिका ने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन के ठीक से हो जाने से मतलब था। जल्दी ही मीटिंग स्टार्ट हो गई और बारी बारी सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाने लगे। जाहिर था सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन वाली कंपनी के नाम पर ही टेंडर होता और जिसकी कोटेशन सबसे अच्छी होती है, ये टेंडर उसी का था। कियारा ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया और इस बार काफ़ी इफेक्टिव था उसका प्रेजेंटेशन, लेकिन रुद्रिका को इससे कोई मतलब नहीं था। हालांकि कियारा उसे बार बार अजीब सा लुक देते हुए प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेल्फ कंट्रोल करना रुद्रा को अच्छे से आता था। और आखिर में बारी आई रुद्रिका की। एपिसोड 140, कियारा हुई नाका। रुद्रा ने डेविड को देखा, फिर बोली, सबसे पहले तो मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। डेविड ने उसे देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है रुद्रिका, बाकी मैं प्रोफेशनल के अलावा किसी से भी पर्सनल रिलेशंस नहीं बनाता। उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने गहरी सांस भरी। थोड़ी देर में कुछ और कंपनी के लोग भी वहां आ चुके थे। कियारा भी वही थी। ये टेंडर हर कोई अपनी कंपनी के लिए हासिल करना चाहता था। कियारा ने रुद्रिका को देखा और उसे एक लुक दिया, जैसे कहना चाह रही हो तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रुद्रिका ने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन के ठीक से हो जाने से मतलब था। जल्दी ही मीटिंग स्टार्ट हो गई और बारी बारी सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाने लगे। जाहिर था सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन वाली कंपनी के नाम पर ही टेंडर होता और जिसकी कोटेशन सबसे अच्छी होती है, ये टेंडर उसी का था। कियारा ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया और इस बार काफ़ी इफेक्टिव था उसका प्रेजेंटेशन, लेकिन रुद्रिका को इससे कोई मतलब नहीं था। हालांकि कियारा उसे बार बार अजीब सा लुक देते हुए प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेल्फ कंट्रोल करना रुद्रा को अच्छे से आता था। और आखिर में बारी आई रुद्रिका की। अभी रुद्रा अपनी चेयर से खड़ी हो ही रही थी कि तभी कियारा ने एक कनिंग स्माइल के साथ कहा, वैसे मिस रुद्रिका क्या ही प्रेजेंटेशन देंगी? मैंने सुना है कि उनकी फाइल कट हो गई थी, वह भी प्रेजेंटेशन के सिर्फ एक दिन पहले। मुझे नहीं लगता कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी है। कियारा की बात सुनकर सब लोग हैरानी से रुद्रिका की तरफ देखने लगे थे। रुद्रिका बिजनेस के मामले में एक अच्छा खासा जाना पहचाना चेहरा थी। आज तक किसी भी टेंडर में उसका नाम टॉप 5 में रहा था और आज सुनने को मिल रहा था कि रुद्रिका की प्रेजेंटेशन की फाइल कट हो गई थी। सब लोग आपस में गॉसिप करने लगे। तभी रुद्रिका ने कियारा को जवाब देते हुए कहा, मिस कियारा, बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मेरे पास प्रेजेंटेशन है या नहीं वह मेरा हेडेक है। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? और अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो ये टेंडर मुझे लेने दो, तुम बैक आउट कर दो। उसकी बात सुनकर कियारा का खून खौल गया। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, डेविड ने कहा, कंटिन्यू रुद्रा एंड इग्नोर दैट शिट। ये सुनकर तो कियारा का चेहरा ही काला पड़ चुका था। डेविड को आखिर रुद्रिका पर इतना भरोसा क्यों था? कियारा यही नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रोफेशनल रिलेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कियारा ने कभी बनाए ही नहीं। वह तो अपने ही ऐशो आराम में इतनी मग्न रही कि उसने कभी आसपास देखा ही नहीं। रुद्रिका ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। सब लोग बड़ी ध्यान से देख रहे थे। वैसे भी हर किसी को पता था कि रुद्रिका बारीक से बारीक चीज़ों पर काम करती थी और उसका प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद हर किसी को अपने प्रेजेंटेशन की गलतियां और माइनस पॉइंट भी नजर आ जाते थे। रुद्रिका अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, हर कोई बड़े ध्यान से उसे देख रहा था और समझ भी रहा था। वही कियारा जल भूनकर राख हो रही थी। उसे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी जल्दी रुद्रिका ने दूसरा प्रेजेंटेशन रेडी कैसे कर लिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? ये हुआ कैसे? रुद्रिका की प्रेजेंटेशन की फाइल तो खराब हो चुकी थी, तो फिर यह सब कैसे? इतनी जल्दी तो दूसरा प्रेजेंटेशन रेडी करना पॉसिबल ही नहीं है। कियारा यही सब सोच रही थी, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। रुद्रिका ने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तो डेविड ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता था तुम मेरे 20 घंटे वेस्ट नहीं जाने दोगी। तुम सच में बेस्ट हो रुद्रिका। रुद्रा ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। सब ने उसके लिए तालियां बजाई और रिजल्ट वही निकला। टेंडर रुद्रिका की कंपनी के नाम का निकला। उसने जल्दी ही उसे प्रोजेक्ट के लिए साइन भी कर दिया और कियारा कुछ नहीं कर पाई थी। सब ने उसे कांग्रेचुलेट किया और चले गए, लेकिन कियारा वही थी। रुद्रिका ने उसके पास आकर उसके सामने खड़े होते हुए अपने हाथ बांधे और बोली,
मुझे पता है मेरी प्रेजेंटेशन में जो गड़बड़ हुई है उसमें कहीं ना कहीं तुम शामिल हो, लेकिन मेरे पास तुम जैसों के मुंह लगने का टाइम नहीं है। तुमने जो किया सब ठीक किया, लेकिन तुमने एडी चोटी का जोर लगा कर भी इस टेंडर को मेरे नाम पर निकलने से रोक नहीं पाई। कियारा ने अपनी मुठियां भींच ली और दांत पीसते हुए बोली, तुम कितना ही उड़ लो, तुम्हारे पर तो मैं ही काटूंगी। रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, ये पर वर की बात तुम ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरे पर निकले हो या ना निकले हो तुम्हारे जरूर निकल आए हैं, और इन परों को कैसे काटना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये कहते हुए रुद्रिका ने उसे एक लुक दिया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे सामने निर्णय मिला। निर्णय ने उसे आंखों से इशारा करते हुए पूछा, क्या रिजल्ट रहा? रुद्रिका झट से दौड़ कर गई और उसके गले लग गई। निर्णय हैरान था। उसने उसे एक हाथ से कमर से थामा और बोला, ओह अच्छा ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सब लोग हमें देख रहे हैं। वो ये सुनकर झट से उससे अलग हुई और बोली, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, मोस्ट वेलकम। अब बताओ रिजल्ट क्या रहा? उसने चहक कर कहा, टेंडर हमारी कंपनी को मिला है। जब उसके स्टाफ ने ये सुना तो खुशी से हल्ला मचा दिया और तालियां बजाने लगे। रुद्रा ने उन सबको देखा और मुस्कुराकर उन सबको शांत करते हुए बोली, अच्छा शांत शांत। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, इस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ न छोड़ने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बाकी अब हमारा काम बढ़ने वाला है, तो कमर कस लो सब। वही कियारा जो अभी रुद्रिका के पीछे पीछे आई थी। उसने जब पहले रुद्रिका को निर्णय को इस तरह हक करते देखा और फिर उसके स्टाफ को इतना खुश होते देखा तो और ज्यादा कुड़ गई, लेकिन इसके सिवा वह और कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने उस लड़की को देखा जिसने उसकी हेल्प की थी, वह एक तरफ खड़ी थी। तभी रुद्रिका ने कहा, वैसे मिस तेजल, अब हमें आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। वह लड़की जिसने कियारा की हेल्प की थी अपना नाम सुनकर हैरानी से सीधी खड़ी हो गई और रुद्रिका की तरफ देखने लगी। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, आपने हमारी कंपनी की बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको मेरा प्रेजेंटेशन बिगाड़ने में लगी थी, सो आप अपने काम में सक्सेसफुल रही। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे आपका रेजिग्नेशन लेटर 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी टेबल पर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने हड़बड़ा कर कहा, पर मैं आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। रुद्रिका ने एक तेज आवाज के साथ कहा, तुम बच्ची हो जो कोई भी तुम्हें लॉलीपॉप का लालच देगा और उसके बहकावे में आकर तुम कुछ भी कर दोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, न ही कोई सफाई सुननी है, न ही तुम्हारी दलीलें। चुपचाप से रेजिग्नेशन लेटर दो और निकलो यहाँ से। तेजल की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कियारा की तरफ देखा, लेकिन कियारा बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ चुकी थी। उसने उसके पीछे जाते हुए कहा, मैं प्लीज आप तो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दोगे ना? मैं कहाँ जाऊंगी? अचानक से जॉब जाने पर मुझे कौन ही जॉब देगा? कियारा ने उसे देखा और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। तुम जो चाहे वह करो, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाओ। आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। तेजल हैरान थी। कियारा का साथ देकर उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कम से कम रुद्रा की कंपनी में उसे एक रिस्पेक्टफुल जॉब तो मिली हुई थी, और उसे अच्छी खासी सैलरी भी पे की जाती थी। लेकिन एक जरा से लालच की खातिर उसने कियारा का साथ दिया और एक ही झटके में अपना सब कुछ खो दिया। शाम का वक्त, मनाली होटल रूम। मान जब कमरे में आया तो उसे वेदाक्षी आराम से बेड पर सोती हुई मिली। मान ने आकर अपने कपड़े बदले और वेदू को जागते हुए बोला, वेदू उठ जाओ, शाम हो रही है और तुम अब तक सो रही हो। वेदाक्षी ने कुनमुनाते हुए कहा, मैं अभी तो सोई थी, थोड़ी देर और सोने दो। ये कहते हुए उसने करवट बदल ली। मान ने गहरी सांस ली और बोला, वेदू उठ भी जाओ, चलो कहीं चलते हैं। अब यहाँ पर आकर भी अगर तुम्हें कमरे में ही रहना तो क्या फायदा आने का? वेदू तो मानो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। मान ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उठाया और बोला, उठो, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, चलो कहीं घूमकर आते हैं। वेदू ने उसके कंधे पर अपना सर टिकाया और बोली, सोने दो ना खड़ूस मान, नींद आ रही है। मान ने घूर कर उसे देखा और बोला, सो जाना, चलो पहले कहीं होकर आते हैं, दिन अभी बाहर ही कर लेंगे। अब वेदू के पास उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह उठी और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह कपड़े चेंज करके आ चुकी थी। उसने इस वक्त एक क्रॉप टॉप और जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। बालों को उसने बांधकर पोनी बना ली थी। मना ने उसे देखा और बोला, आज तो पुराने वाली वेदू नजर आ रही है तुम में।
वेदू ने उसे देखते हुए कहा, मैं तो पुराने वाली हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम बहुत बदल गए हो शुरू से अब तक। उसकी बात सुनकर मान मुस्कुरा दिया।